बात करते हैं हम लोग ओम के नियम की बाद प्रतिरोध। ओम के नियम में हमें एक नई चीज़ देखने को मिली थी जो समानुपातिक नियतांक था, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोल रहे थे। तो अब बात करेंगे हम लोग प्रतिरोध होता क्या है। तो आइए प्रतिरोध के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, क्या लिखा है, चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है। यानी कोई भी चालक होगा तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, तो उस धारा का विरोध करने वाला जो उसका व्यवहार है उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपका दुश्मन है, वो क्या करेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जैसे मान लीजिए कोई खेल ही हो रहा है, जैसे मान लीजिए कबड्डी हो रहा है, आप कबड्डी में क्या करिएगा, आप आगे जाइएगा और जब वापस आइएगा उधर से तो आपको क्या करेगा, प्रतिद्वंदी आपका रास्ता रोकेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो जब आप आगे जा रहे थे तो क्या कर रहा था, वो आपको रोक रहा था, यानी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो जो वो रोकने की प्रवृत्ति है उसकी, उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो सेम वैसी बात करें अगर, जैसे हम लोग मान लीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए। जैसे मान लेते हैं ये हम लोगों की धारावाही चालक होगी, यानी चालक हो क्या, इसमें मान लीजिए धारा आई इधर प्रवाहित हो रहा था, ये धारा आगे जब बढ़ता है तो इस चालक का गुण होता है, व्यवहार होता है कि ये इसकी धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, यानी इसकी धारा प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। और ये विरोध उत्पन्न करने के गुण को ही प्रतिरोध बोला जाता है। तो ये आपका प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम प्रतिरोध बोलते हैं। हर चालक का, हर धातु का अलग अलग प्रतिरोध होगा। तो बात करते हैं हम लोग, तो आशा करते हैं कि आपको चालक में प्रतिरोध क्या होता है वो समझ चुके होंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध किसी भी चालक में या किसी भी धारावाही चालक में धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, धारा को आगे बढ़ने से रोकता है, उसके बीच में बाधा डालता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है, यानी इस प्रतिरोध को हम किससे दिखाएंगे, R से दिखाएंगे। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी जैसे हम लोग मात्रक की बात हमेशा करते हैं, हम न्यूमेरिकल के टाइम भी आप लोगों को बताए थे कि किसी भी अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपको सारे क्वांटिटी का मात्रक याद होना चाहिए, सभी राशि का मात्रक याद होना चाहिए। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इसका मात्रक क्या हो, क्या ओम हो क्या, जिसको हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं। आइए बात करते हैं आगे। अब प्रतिरोध क्या होता है तो बात करेंगे ओम के नियम से। आइए ओम के नियम से हम देखते हैं कि क्या होता है। ओम का नियम क्या बोलता है, फी बराबर आई इंटू आर। तो हमको प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, यहीं रहने देते हैं और आई को इधर भेजेंगे तो इसके बटा में आ जाएगा। अब हम आर बराबर भी बटा आई इधर लिखें या फिर उधर लिखें, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर बराबर भी बटा आई। तो प्रतिरोध का सूत्र आपको मिलता है आर बराबर भी बटा आई और इसका जो मात्रक होगा ओम होगा। अब बात करेंगे हम लोग, अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध दिया होगा तो कैसे दर्शाएगा। तो प्रतिरोध को हम लोग परिपथ में, विद्युत परिपथ में ऐसे दिखाएंगे, आर और इसका मात्रक साथ में लिखेंगे ओम। जैसे मान लेते हैं अगर 4 ओम का प्रतिरोध है तो ऐसे दिखाएंगे 4 ओम प्रतिरोध है। आइए बात करते हैं हम लोग, जैसे ये आपका प्रतिरोध था V बटा आई, आर बराबर भी बटा आई। तो बात करते हैं हम लोग, अगर विभवांतर समान हो जाए, अगर विभवांतर क्या हो जाए आपका समान हो जाए, जैसे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो आइए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका वायर है, तो अगर इसमें हम विभवांतर, इसमें प्रवाहित होने वाले विभवांतर को क्या करें, बराबर कर दें। तो जब विभवांतर समान हो जाएगा तो हम V को क्या मान लिए, E। तो जो धारा है आपका प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा। तो बात करते हैं इधर, देखिए जैसे एक तरफ हम प्रतिरोध लेते हैं और दूसरी तरफ धारा लेते हैं। अगर हम इस तार के प्रतिरोध को बढ़ा दें, अगर तार के प्रतिरोध को बढ़ा दें तो देखते हैं, अगर हम तार के प्रतिरोध को बढ़ाते हैं विद्युत धारा का मान
कम हो जाएगा। अगर तार के प्रतिरोध को कम करते हैं तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध और विद्युत धारा में जो संबंध होता है वो कैसा संबंध होता है, तो वो होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती। अब बात करेंगे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती क्या होता है। आइए थोड़ा सा बेसिक चीज़ आप लोगों को बताते हैं। देखिए, अगर कोई भी राशि समानुपाती रिलेशनशिप में हो, यानी उनके बीच संबंध कैसा हो, समानुपाती हो, तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लेते हैं भी अनुपाते आई, ओम वाला नियम देखते हैं हम लोग। जैसे तो भी का संबंध आई से कैसा है, समानुपाती में है। देखिए, अगर एक राशि बढ़ती है तो समानुपाती अगर उनमें संबंध होगा तो वो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। अगर दूसरी राशि घटती है तो पहली राशि भी घटेगी, यानी इनके बीच में सीधा संबंध होता है, समान अनुपात होता है। अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा आपका। लेकिन अगर बात करें यहीं पे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती संबंधों किसी भी दो राशि में, तो जस्ट अपोजिट होता है। जैसे बात करें हम लोग ये वाला आर का संबंध आई से है, तो बात करते हैं, तो अगर हम आर को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा कम होगी। अगर हम प्रतिरोध को कम करेंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, यानी इनके बीच उल्टा संबंध होता है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो विभवांतर और अगर समान हो गया तो प्रतिरोध और विद्युत धारा में कैसा संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम होगा, अगर प्रतिरोध का मान कम करेंगे तो धारा का मान ज़्यादा होगा। प्रतिरोध के बाद बात करते हैं हम लोग 1 ओम प्रतिरोध के बारे में, कि कब हम बोलेंगे कि 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है। 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, तो आइए बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है हमने, 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा चालक है, इसका ये पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु B। अगर इस दोनों सिरों के बीच में विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तब बोला जाता है कि इस तार का प्रतिरोध 1 एम्पियर है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे सूत्र से देखते हैं, R बराबर V/I सूत्र हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, ये हम लोग सूत्र प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पे V का मान कितना हो जा रहा है, 1 वोल्ट, और I का मान 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग मान इसका रखते हैं, तो V का मान 1 हो गया और I का मान भी 1 हो गया। तो R बराबर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, R बराबर 1 ओम। तो ये 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा होती है। कैसे बोलेंगे 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा, कि यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो तथा उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस समय उस चालक में जो प्रतिरोध होता है 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर उस समय प्रतिरोध आपका 1 ओम होता है। तो इस प्रकार से आप 1 ओम प्रतिरोध का परिभाषा दे सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध किसको बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है परिवर्तित। परिवर्तित का मतलब बदलने वाला, वेरिएबल मतलब वेरी के एबल, यानी वो बदलने के लायक हो। तो बात करेंगे हम लोग, क्या बोल रहे हैं, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की धारा I को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले अवयव को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। तो अब समझते हैं इसको हम लोग। आपके एक बार आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो हम इसको इरेज करते हैं। चलिए
जैसे प्रैक्टिकली समझते हैं, आपके घरों में वायरिंग होती है, आपके घरों में वायरिंग होती है तो वहाँ पे आपका स्विच होता है और एक रेगुलेटर होता है और यहाँ पे इंडिकेटर होता है कि आपका ब्लिंक करता रहता है। अब जैसे मान लेते हैं, बात करते हैं, ये स्विच आपके पंखे से जुड़ा हुआ है और इस स्विच से आपका ये रेगुलेटर भी जुड़ा होता है। तो बात करें अगर हम लोग इस पंखे के बारे में, तो आप लोग देखते होंगे कि जब पंखे का स्पीड बढ़ाना होता है, पंखे का गति तेज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस रेगुलेटर को रोटेट करते हैं यानी घुमाते हैं। जैसे जैसे हम रेगुलेटर को रोटेट करते हैं तो पंखे का स्पीड बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, यानी एक लिमिट तक बढ़ता जाता है और फिर वापस करते हैं तो घटता जाता है। तो यही आपका क्या होता है, परिवर्तित प्रतिरोध होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। देखिए ये क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का प्रतिरोध आर था शुरू में, और ये आपका फ़ैन का बात कर लेते हैं, स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, धारा पे। तो अगर हम पहले प्रतिरोध को थोड़ा सा बढ़ाए तो इसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, और बढ़ाएंगे प्रतिरोध इसका स्पीड और कम हो जाएगा, इसका प्रतिरोध और बढ़ाते हैं स्पीड और कम हो जाएगा। अगर जस्ट इसका अपोजिट करें, अब क्या करते हैं, हम प्रतिरोध को कम करते हैं, यानी पहले प्रतिरोध ये था तो इसका स्पीड सबसे कम था, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ही हम इसके प्रतिरोध को कम करेंगे तो इसका जो स्पीड है वो बढ़ेगा, यानी जो पंखे का स्पीड है किस पे निर्भर करता है, विद्युत धारा पे। और हम रेगुलेटर से क्या काम करते हैं, उसके प्रतिरोध को वैरी कराते हैं, उसके प्रतिरोध को घटाते या बढ़ाते हैं। अगर प्रतिरोध कम कर दिए तो विद्युत धारा ज़्यादा हो जाएगा और पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध, जिसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तित प्रतिरोध को रिहोस्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध को हम लोग जनरली सिर्फ ऐसे परिपथ में दर्शाते थे, तो ये फिक्स होता है, ये आपका निश्चित होता है। लेकिन जो परिवर्तित प्रतिरोध होता है हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। इसलिए इसमें हम ये एरो दिखा देते हैं, यानी ये क्या हो सकता है, आपका बदल सकता है। ये आपका हो क्या, परिवर्तित प्रतिरोध। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है, परिपथ के प्रतिरोध को नियंत्रित करने वाले यंत्र को धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी किसी भी परिपथ के प्रतिरोध को नियंत्रित करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। ये क्या करता है, परिपथ के प्रतिरोध को नियंत्रित करता है। तो प्रतिरोध को हम नियंत्रित करेंगे तो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, विद्युत धारा पे। तो अगर हम प्रतिरोध को कंट्रोल कर लिए तो विद्युत धारा को भी हम इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, धारा नियंत्रक। तो एक बार आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि परिवर्तित प्रतिरोध क्या होता है। ओम के नियम पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितना धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं, आपका सवाल में क्या क्या चीज़ दे रखा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए आपका पहला दिया है प्रतिरोध, याद करना है। तो आइए बात करते हैं, पहला दिया आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा कितना दिया आपका, 4 एम्पियर। विद्युत धारा 4 एम्पियर दिया है। फिर आपका विभवांतर दे रखा है 60 वोल्ट। ओम के नियम के लिए अभी आपको एक राशि अज्ञात है, एक राशि अननोन है। वो राशि क्या है, आर। प्रतिरोध अभी क्या है आपका, अननोन है, अज्ञात है। आइए पहले हम इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं, तब ज़्यादा आसानी होगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए ये क्या है, आपका एक विद्युत हीटर है। आपके घरों में विद्युत हीटर देखने के लिए मिलता होगा। ये कुछ इस तरीके से होता है और इस विद्युत हीटर को हम लोग
वायर के थ्रू, वायर की सहायता से इस प्लग में कनेक्ट किए होते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या बोल रहा है कि जब हम इसको स्रोत से, ये क्या है इसका स्रोत, स्रोत का मतलब जहाँ से इसको विद्युत धारा और विभवांतर मिल रहा है। क्या बोल रहा है कि इसमें जो धारा आती है कितने एम्पियर की धारा, 4 एम्पियर की धारा आती है, और जो विभवांतर है इसके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट है। तो अब पहले हम लोग इस परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कर लें। आइए, सबसे पहला काम होगा आपका कि पहले प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर I इंटू आर। V का मान कितना दे रखा है, 60, I का मान 4 एम्पियर दिया है, गुणे R निकालना है तो R को R ही रहने देते हैं, R हमारा यहीं पर रह जाएगा। तो R बराबर ये 60 है बटा में 4 आ गया। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R बराबर 4 एकम 4, 4 पच्चे 20 यानी 15 चौके 60। R का मान कितना हो गया, 15 ओम। यानी इस परिपथ में जो प्रतिरोध है R का मान है कितना है, 15 ओम। अब देखिए ये तीनों क्वांटिटी आपको, तीनों राशि पता लग गई। अब आपसे बोल रहा है ये कि नहीं अब वोल्टेज को क्या करना है, 60 वोल्ट नहीं बल्कि क्या कर देना है, इसको 120 वोल्ट तक बढ़ा देना है। तो जब हम 120 वोल्ट तक बढ़ाएंगे तो देखिए इसमें जो हीटर है उसको तो बदलेंगे नहीं हम, इसके तार को, इसके वायर को तो बदल नहीं सकते हैं। तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध हम लोग पीछे पढ़े थे कि प्रतिरोध किसी भी चालक का एक गुण होता है जो हर चालक के लिए अलग अलग होता है और वो हमेशा नियत रहता है। अब बात करेंगे इस 60 वोल्ट को क्या करना है, बढ़ा करके अब आपको 120 वोल्ट कर देना है। अब देखिए जो आपका दूसरा सवाल बन रहा है, इस एक क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। एक क्वेश्चन बिल्कुल वो बोल ही नहीं रहा कि हाँ ये आपको निकालना भी है, वो आपकी मजबूरी है कि जब तक आप प्रतिरोध नहीं निकालिएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग V को कितना कर देना है, अब 120 वोल्ट, V 120 वोल्ट हो गया। और प्रतिरोध अभी हम लोगों ने निकाला 15 ओम। और अब पूछ रहा है कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी अब इस धारा का मान पूछ रहा है कि अगर इस विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर हो और इस विद्युत हीटर का प्रतिरोध 15 ओम है, तो ये विद्युत हीटर परिपथ से, स्रोत से कितना विद्युत धारा देगा। आइए बात करते हैं वापस से हम लोग ओम के नियम से ज्ञात करेंगे। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर I इंटू आर। V का मान कितना दे रखा है आपका 120, I निकालना है आपको तो I को I रहने देते हैं और R का मान 15 है। तो अब I बराबर निकालना है तो I बराबर 120 बटा में 15, तो I बराबर आ जाएगा 15 एकम 15, 15 8 120, I बराबर 8। क्या 8, तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे, 8 लिखेंगे यहाँ पे एम्पियर। बिना मात्रक के कोई भी न्यूमेरिकल आप नहीं छोड़िएगा, अदरवाइज आपका सारा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग। देखिए कारक का मतलब होता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रतिरोध को प्रभावित करती है, या तो प्रतिरोध को घटा दे या तो प्रतिरोध को बढ़ा दे, यानी उसमें अंतर ला दे, तो उसी को हम बोलते हैं कारक, फैक्टर। देखिए बात करते हैं हम लोग पहले चालक की लंबाई। तो यहाँ पे जैसे समझते हैं हम लोग, ये आपकी एक चालक है जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, उसकी मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उसकी मोटाई। आइए बात करते हैं हम लोग, क्या दिया है, चालक की लंबाई, यानी किसी भी चालक की लंबाई क्या होता है, चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यानी चालक के प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध क्या होगा,
इसकी लंबाई के समानुपाती होगा। तो समानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ा दें तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। पीछे हम बता चुके हैं कि अनुपातिक, समानुपातिक और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ये समानुपाती संबंध है इसमें। तो अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब हुआ चालक की मोटाई की बात हो रही है। तो प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती आपको हम पहले बता चुके हैं। इसका जो प्रतिरोध होता है ये इसके क्षेत्रफल, जिसको ए से दर्शाएंगे हम लोग, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम चालक की मोटाई को बढ़ा देंगे तो चालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं ना। देखिए, आपके घरों में जो वायरिंग होती है उसमें जो विद्युत धारा होता है बहुत कम होता है, और घर के बाहर देखिएगा जहाँ से बिजली आपकी आती है, खंभे होते हैं, तो उस पर विद्युत धारा वोल्टेज अधिक होता है। तो वहाँ पे प्रतिरोध कम होना चाहिए, और हमारे घरों में प्रतिरोध वहाँ की तुलना में अधिक होते हैं। तो जो खंभे होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं, संचरण लाइनें होती हैं, उनके जो केबल होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, और हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं, वायरिंग जो किया हुआ होता है वो पतले तारों का होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए जो खंभे पे वायर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका खंभा हो गया, ये आपका एक खंभा है, ये आपका एक खंभा है। तो बात करें अगर, तो इस पे से जो वायर जाता है ऐसे, इनकी जो मोटाई होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद जो आपके घरों में वायरिंग होती है उसके तार बहुत पतले होते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि हमको मोटे तार के प्रतिरोध को कम करना होता है। अगर प्रतिरोध कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा हमारे पास आ पाएगी। इसलिए मोटे तार का यूज ट्रांसमिशन लाइन में यानी खंभों पे किया जाता है। तो अब बात करेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो अब दोनों समीकरण को मिलाने पर समीकरण 1 तथा 2 से जब दोनों को हम सम्मिलित कर देते हैं तो मिलेगा हमको नया समीकरण R समानुपाती L/E। फिर आके हम लोग इस समानुपातिक चिन्ह को बराबर में बदलेंगे, तो R बराबर ρL/E। तो R बराबर आपको सूत्र मिला ρL/E। तो हम बात करेंगे जहाँ पर सारी चीज़ों को देखेंगे, जहाँ पे R आपका प्रतिरोध हो गया, R क्या है आपका प्रतिरोध, L जो है चालक की लंबाई है, E जो है चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और ये आपका रो है जिसको हम प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये जो रो है इसको बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ते हैं रो। हाँ वही रो जिसको मारने पे अभी आपको एक थप्पड़ लगा दिया जाए तो आप रोने लगते हैं, तो वही वाला रो, इसको क्या बोलते हैं रो। अब किसी भी चालक तार में ये प्रतिरोधकता क्या होती है तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। पहले अभी हमको एक सूत्र मिला रो बराबर L/E, यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है और उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी अगर हम चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। यदि हमने चालक तार की लंबाई को बढ़ाया तो इसका प्रतिरोध
बढ़ जाएगा। अगर हम चालक तार की मोटाई को बढ़ाते हैं, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। यही कारण होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में मोटे वायर का यूज किया जाता है। तो आज हम लोग इन चीज़ों को देखें और अब आगे हम लोग प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, प्रतिरोधकता पदार्थ की लंबाई व मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता पदार्थ की लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। यह पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण धर्म होता है। यानी अगर कोई वायर है, जैसे मान लीजिए, जैसे ये एक वायर है, मान लेते हैं ये कॉपर की वायर है, तो अब कॉपर का जो भी वायर बना होगा उसका प्रतिरोधकता समान होगा। अगर हम इस पतले वायर की भी बात करें तो इसकी जो प्रतिरोधकता होगी, अगर हम इससे मोटा वायर भी लेकर के आएंगे, अगर वो कॉपर का ही होना चाहिए, यानी एक ही तत्व से बने किसी चालक तार की प्रतिरोधकता समान होती है। इसकी लंबाई को हम चाहे जितना बड़ा कर दें, लेकिन उसकी प्रतिरोधकता में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यही बता रहा है आपसे कि प्रतिरोधकता पदार्थ की लंबाई व मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। यह पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है, यानी वो किस पदार्थ से बना है उस पर निर्भर करता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ पदार्थों का प्रतिरोधकता का लिमिट दिया है, उसका रेंज दे रखा है। क्या बोल रहा है, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परास 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर तक होता है, जबकि रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों का परास 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधकता के मात्रक के बारे में। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो R बराबर रो L बाई ए से हम लोग करते हैं। तो पहले हमको रो का प्रतिरोधकता का मात्रक ज्ञात करना है, तो हम रो का मान निकालते हैं। तो रो L बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो R इंटू ए हो जाएगा। रो बराबर R इंटू ए और L इसके नीचे आ जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग रो का मात्रक। रो का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक बराबर R इंटू ए बटा में L। इस पूरे का मात्रक जो होगा वही मात्रक आपके रो का होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे R का मात्रक पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ओम, और ये A जो है वो क्षेत्रफल है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और L जो है वो चालक तार की लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। सबका हम यहाँ पे मात्रक रखते हैं। तो R का मात्रक ओम, एरिया क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटा में लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपका मिलता है ओम मीटर। तो ये आपका प्रतिरोधकता का मात्रक मिलता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है जो उसकी लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस तरीके से प्रतिरोधकता को समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अब प्रतिरोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए देखते हैं। बोल रहा है जब चालक की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए, तो बात यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर किसी चालक की लंबाई को अगर हम n गुना बढ़ा दें तो उस चालक के प्रतिरोध में क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं प्रारंभ में, आइए देखते हैं हम लोग। ये जैसे मान लीजिए प्रारंभ में ये चालक की लंबाई L थी और इस चालक की मोटाई A थी, यानी बात करें हम लोग प्रारंभ की,
तो प्रारंभ में चालक की लंबाई L और इसका क्षेत्रफल बोले तो A, और इस चालक की प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता रो होता है। अभी हम लोग पीछे पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ का जी अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है उसकी प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। तो ये प्रतिरोधकता इसमें रो हो गई। अब यहाँ पे हम बात करें प्रतिरोध पहले यानी R1 की, या R की बात करें, प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका रो L अपॉन A। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब बात करें हम कि अगर चालक की लंबाई यदि n गुना कर दी जाए, n गुना कर दी जाए तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अब हम चालक की लंबाई जो दूसरी है L डैश, उसको क्या मान लिए n इंटू L। बात करिए अगर हम लोग इसकी लंबाई बढ़ाने की तो क्या बोल रहा है ये, जैसे पहले लंबाई L थी, अब इसकी लंबाई को हम n गुना बढ़ा दिए, यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके मोटाई को अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं किए, और एक ही पदार्थ की ये दोनों चालक हैं, तो इनके प्रतिरोधकता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब बात करें अगर हम लोग दूसरे प्रतिरोध R डैश की, तो क्या होगा रो L डैश अपॉन A। R डैश बराबर रो L डैश की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग n इंटू L। जो लंबाई थी वो n गुना बढ़ गई है और इसका क्षेत्रफल A हो गया। अब बात करते हैं हम लोग आगे इसके, तो R डैश बराबर इस n को हम पहले रख लेंगे n इंटू रो L अपॉन A। ये इस रूप में हमने इसको लिख लिया। अब देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या बोल रहा है आपका R बराबर रो L अपॉन A। ये रो L अपॉन A है, तो इसकी जगह पे हम लोग R रखेंगे, तो R डैश बराबर n इंटू R। तो यहाँ आपको क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को हम n गुना बढ़ाते हैं तो इसके प्रतिरोध में भी n गुना की वृद्धि हो जाएगी। आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि चालक की लंबाई n गुना कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध n गुना हो जाता है। तो ये निष्कर्ष मिला आपको कि यदि किसी चालक की लंबाई को अगर हम n गुना बढ़ा दें तो उसकी लंबाई n गुना बढ़ जाती है। जैसे आपसे सवाल पूछ लें यदि किसी चालक तार की लंबाई को 3 गुना बढ़ा देते हैं तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे यदि लंबाई को 3 गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी 3 गुना बढ़ जाएगा। तो चालक की प्रतिरोध और उसकी लंबाई में समानुपाती संबंध था, ये पीछे हम लोग पढ़े थे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके प्रतिरोध पर लंबाई के परिवर्तन में होने वाले परिवर्तन को हम लोगों ने देखा। अब बात करेंगे हम लोग प्रतिरोध की। यदि चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जाए तो हम लोग अब देखेंगे कि उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए ये आपका एक चालक तार था जिसकी प्रारंभ में लंबाई L थी, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और इसकी प्रतिरोधकता रो थी। तो प्रारंभ में अगर बात करें हम लोग फिर से, प्रारंभ में जो प्रतिरोध होगा इसका
R बराबर रो L अपॉन ए होगा। ये हम समीकरण एक मान लेते हैं, पीछे किया था हम लोगों ने। जब इसके क्षेत्रफल को क्या किया जाता है, इसके क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जाता है। क्षेत्रफल को अगर n गुना करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका दूसरा क्षेत्रफल है a डैश जो है n इंटू ए हो जाता है, यानी n गुना हो जाता है। तो हम दूसरे प्रतिरोध की बात करें अगर R डैश, तो जैसे मान लेते हैं इसका प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध R था और दूसरे प्रतिरोध तार का प्रतिरोध R डैश है। R डैश की बात करें तो रो L अपॉन ए डैश होगा। रो और L यानी प्रतिरोधकता और लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ हमने चालक की मोटाई को बढ़ा दिया है। तो ए डैश की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, n इंटू ए, यानी R डैश बराबर, इस n को हम ऐसे 1/n लिख सकते हैं और ये आपका हो जाएगा रो L अपॉन ए। अब हम लोग बात यहाँ पे ऐसे करें समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे रो L अपॉन ए जो है वो R का वैल्यू है, तो R डैश बराबर 1/n इंटू R डैश, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं R डैश अपॉन n। ये आपका यहाँ से इसका परिवर्तन दिखा। यहाँ से क्या समझ में आया आपको, क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम किसी चालक तार की मोटाई को n गुना बढ़ा दें तो उसकी जो प्रतिरोध है वो n गुना कम हो जाएगा। चालक तार की मोटाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि चालक तार की मोटाई और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो अब इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं क्या निकलता है। इसका निष्कर्ष जो आया, क्या आया, यदि किसी चालक के क्षेत्रफल या मोटाई बोल सकते हैं, मोटाई को n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध n गुना कम हो जाता है। ये आपका निष्कर्ष निकला। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नोट्स बनाना चाहें तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यदि चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, और चालक की क्षेत्रफल यानी मोटाई को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। अब हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात करेंगे, यानी प्रतिरोधों का संयोजन कैसे कैसे होता है। संयोजन मतलब प्रतिरोध को हम कैसे कैसे कितने तरीके से जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोध को हम लोग सिर्फ 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, एक होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। अभी हम लोग बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं इसको, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ये टॉपिक बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रख देता है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके टीचर्स आपको प्रैक्टिकली नहीं बता पाते हैं, वो चीज़ों को किताबी भाषा में बताते हैं, तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल घर की भाषा में समझेंगे। जैसे देखिए, आपके पास कोई भी यंत्र जो बिजली से चलता हो, उसको चलाने के लिए आपको 2 वायर की ज़रूरत होती है, उसको आपको 2 जगह से जोड़ना होगा। जैसे बात करें अगर बल्ब की, तो जो बल्ब होता है आपका, तो इसमें 2 टर्मिनल होता है, ये 2 वायर इसमें हमको जोड़ने होते हैं। इन 2 वायर को जोड़ा हमने तो ये बल्ब जलना चालू हो जाएगा। वैसे ही प्रतिरोध भी एक यंत्र की तरह ही काम करता है, वो भी एक गुण है पदार्थ का। तो प्रतिरोध को हम लोग ऐसे प्रदर्शित किया था। तो देखिए, प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ सकते हैं, 2 जगह से। प्रतिरोध को हम 2 जगह से जोड़ सकते हैं, एक यहाँ से हम दूसरी वायर से जोड़ सकते हैं और एक यहाँ से। तो जो जोड़ने की जगह होती है उसको हम लोग विज्ञान की भाषा में
टर्मिनल बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में टर्मिनल बोलते हैं। तो अब बात करें अगर हम लोग इस प्रतिरोध में कितने टर्मिनल हैं, इस प्रतिरोध में 2 टर्मिनल हैं, पहला टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल। एक प्रतिरोध में कितने टर्मिनल, तो एक प्रतिरोध में 2 टर्मिनल, पहला टर्मिनल 1 और दूसरा टर्मिनल नंबर 2। तो अब बात करेंगे हम लोग आगे। तो जैसे ये प्रतिरोध है आपका, 3 प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अगर बात करें हम इस प्रतिरोध का, ये आपका पहला टर्मिनल हो गया और इधर आपका दूसरा टर्मिनल होगा। दूसरे प्रतिरोध के लिए इधर पहला टर्मिनल और इधर दूसरा टर्मिनल होगा। तीसरे प्रतिरोध के लिए इधर पहला टर्मिनल और इधर दूसरा टर्मिनल होगा। अब बात करें हम लोग इसके संयोजन के बारे में क्या हुआ है, तो आइए परिभाषा समझते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें, पढ़ती जाइएगा इसका परिभाषा, जिसमें पहले प्रतिरोध R1 का, पहले प्रतिरोध R1 का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध R2 के पहले टर्मिनल से जुड़ा हो। उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा दूसरे प्रतिरोध R2 का दूसरा टर्मिनल तीसरे प्रतिरोध R3 के पहले टर्मिनल से जुड़ा हो। तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये तो आपको श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पता लग गया और इसका आप फिगर परिपथ देख सकते हैं। तो क्या हमने देखा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल तीसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ा होगा। तो ऐसे प्रतिरोध के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, नोट करके, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा I नियत रहती है तथा विभवांतर भी भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब इस परिपथ की बात करें तो देखिए, इसमें विद्युत धारा क्या है, हर जगह पे समान होगी, नियत होगी, लेकिन इसमें विभवांतर जो है अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे इस परिपथ में सिर्फ एक ही विद्युत धारा दिखाई गई है और हर प्रतिरोध के लिए अलग अलग विभवांतर, R1 के लिए V1 विभवांतर, प्रतिरोध R2 के लिए V2 विभवांतर, प्रतिरोध R3 के लिए V3 विभवांतर दिया गया है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या बोलता है, तो इस पूरे परिपथ में अगर हम ओम का नियम लगाएं तो इस पूरे परिपथ का विभवांतर भी है, यहीं से, यही क्या है, स्रोत है। इस स्रोत से पूरे परिपथ में विभवांतर जा रहा है और इस पूरे स्रोत का विद्युत धारा I है और इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, प्रतिरोध R। तो प्रतिरोध R होगा तो V बराबर I इंटू R हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है हम लोगों को। अब बात करें प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए हम विभवांतर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, V1 बराबर I इंटू R1। I क्या है, सबके लिए नियत है, सबके लिए बराबर है। वैसे ही प्रतिरोध R2 की बात करें तो V2 बराबर I इंटू R2 होगा। प्रतिरोध R3 के लिए बात करें तो विभवांतर V3 बराबर I इंटू R3 होगा। इस पूरे को हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब बात करें पूरे विभवांतर की, इस परिपथ के पूरे विभवांतर की बात करें तो परिपथ का कुल विभवांतर, तो इस परिपथ में विभवांतर कहाँ से मिल रहा है, वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है, इस स्रोत से। इस स्रोत का विभवांतर भी है। अब जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए आपके घर पे
कोई मेहमान आए, जैसे आपके मामा जी आ जाते हैं, तो जब वो जाते हैं तो बहुत आप लोग खुश होते हैं कि हाँ मामा जी आए हैं, अब जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। सबके साथ होता है ऐसा। जब कभी भी कोई मेहमान आते हैं, जब वापस जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, खुश रहते हैं कि हाँ अब जाएंगे मामा जी चाचा जी तो कुछ पैसा मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए जाते वक्त उन्होंने आपको 100 रुपये का नोट दे दिया और आप 3 लोग हैं, आप 3 भाई बहन हैं, उन्होंने बोला कि आपस में बांट लेना। लेकिन जब वो चले गए तो आपने क्या किया, अपने पास कुछ पैसा रखा, कुछ पैसा अपने छोटे भाई को दे दिया और कुछ पैसा अपनी छोटी बहन को दे दिया। तो जब आप पैसा बांटे तो कितना पैसा बांटे थे, 100 रुपये, और अचानक से तुरंत मम्मी को कोई काम आ गया तो मम्मी क्या बोलेंगी, सारे लोग पैसा ला करके दो। जब आप तीनों लोग मम्मी को पैसा दीजिएगा तो मम्मी के पास कितना पैसा होगा, वापस से 100 रुपये होगा। यानी जितना पैसा आप लोगों में बटा था वापस से उसको हमने क्या किया, इकट्ठा कर लिया। जितना पैसा पहले था उतना ही पैसा अब भी होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, ये जो विभवांतर था यहाँ पे आकर के अलग अलग बट गया था। अब जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये वाला विभवांतर मिलेगा, तो वही काम यहाँ पे करना है। देखिए अब पूरे विभवांतर की बात करें तो V1 + V2 + V3 कर लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से इसका मान रख लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से बात करें, V बराबर क्या है, I × R। V1 बराबर क्या है, I × R1। V2 बराबर I × R2 और V3 बराबर I × R3। अब देखिए I क्या है, सब में बराबर है, कॉमन है, तो I को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा आपका, R1 + R2 + R3। इस I को, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने लिखने में, I × R होगा। तो इस I को इधर हम करते हैं पक्षांतर, तो I × R इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो बटा में चला जाएगा। इधर क्या बचा आपका, R1 + R2 + R3। अब I से I यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली जो आपका प्रतिरोध बचा R बराबर R1 + R2 + R3, तो यही आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाता है। ये आपका जो फाइनली मिला, ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़े जितने भी प्रतिरोध होंगे उनका तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। इसके लिए आपका फार्मूले का निगमन हो गया। तो अब बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने सिर्फ 3 प्रतिरोध का देखा था। अगर ऐसे ही आगे भी बहुत सारे परिपथ जुड़े हों, परिपथ में प्रतिरोध जुड़े हों, तो वो भी आगे क्या हो जाएंगे, ऐसे ही आगे हम लोग उसको जोड़ देंगे और फाइनली लास्ट में आपको उसका मात्रक ओम दिखाना होगा। इस तरीके से आप लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन का देखा। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, उसके फार्मूले का निगमन कैसे करेंगे, डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को हम समझते हैं, हमको आशा है कि आप लोग सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट्स बनाना हो तो। बात करते हैं हम लोग अब प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन। जैसे आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया होगा, वैसे ही बिल्कुल ये भी है। आइए बात करते हैं, क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें तीनों प्रतिरोधों का R1 R2 तथा R3 का, यानी देखिए ये 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 का पहला टर्मिनल एक बिंदु पर, यानी ये इसका पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, यानी तीनों प्रतिरोध का पहला टर्मिनल एक बिंदु पे जुड़ा है और दूसरा बिंदु तीनों प्रतिरोध के दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे उसमें हम लोगों ने नोट लिखा था, वैसे ही इसमें भी आप लोगों को नोट लिखना है। क्या लिखना है, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर भी समान होता है, विभवांतर भी समान होता है तथा धारा अलग अलग प्रतिरोध में अलग होती है। क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है तथा विद्युत धारा जो होती है वो अलग अलग होती है। यानी इस पूरे परिपथ की बात करें तो हर बिंदु पे विभवांतर समान होगा, लेकिन हर प्रतिरोध के लिए धारा अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे धारा आई गई और यहाँ से ये 3 रास्ते में बट गई, यानी प्रतिरोध R1 में धारा I1 चली गई, प्रतिरोध R2 में धारा I2 जाएगी और प्रतिरोध R3 में धारा
I3 जाती है और वापस से जब ये आती है तो तीनों प्रतिरोध यहाँ पे आकर के मिल जाते हैं। तो वापस ये I था 3 पार्ट में बटा और वापस से ये मिलेगा तो I हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग अब ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या पता लगता है आपको? V बराबर I इंटू R। अब देखिए पिछले वाले श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग था तो हम लोगों ने उसमें विभवांतर निकाला था, लेकिन इसमें क्या चीज़ अलग अलग है? धारा। अब धारा आपको निकालना होगा तो यहाँ से I बराबर V बटा R हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर ऐसे ही सभी प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध R1 के लिए बात करें तो प्रतिरोध R1 में धारा I1 है। I1 कितना हो जाएगा आपका? विभवांतर समान है लेकिन I1 बराबर V बटा R1। इसी प्रकार I2 बराबर V बटा R2 और I3 बराबर V बटा R3 हो जाएगा। तो ये पूरा हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब बात करें इस पूरे परिपथ के धारा के बारे में, यानी परिपथ की कुल धारा। परिपथ की कुल धारा क्या है? I है, वापस से गया 3 भागों में बट गया, वापस से आके मिला तो I है। तो परिपथ की कुल धारा बराबर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब बात करते हैं इसके आगे क्या होगा। देखिए I बराबर क्या मिला हम लोगों को? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब समीकरण 1 तथा 2 से बात करें तो I का मान रखते हैं। I बराबर V बटा R, I1 बराबर V बटा R1, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। अब ऊपर भी कॉमन है तो V बटा R इधर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 बचा। अब V को इधर हम भेजेंगे तो V से भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका? 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र मिलता है। देखिए अभी हमने 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम से समांतर क्रम में देखा। तो अब बात करेंगे कि अगर जैसे श्रेणी क्रम में 3 से ज़्यादा प्रतिरोध जोड़ रहे थे तो आगे बढ़ रहा था, वैसे ही अगर समांतर क्रम में हम और ज़्यादा प्रतिरोध जोड़ते हैं तो इसी रूप में आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे हम आगे और भी बहुत सारे प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं और जो फाइनली आंसर होगा आपका ओम में होगा। ये आपका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त हुआ। तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि इस पूरे परिपथ में जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं वो सारे मिलकर के कितने ओम का प्रतिरोध दिखाएंगे, दर्शाएंगे। तो ये आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समाप्त होता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे इसके न्यूमेरिकल पे।